Guys, chapter 5, business facilitating organizations. बड़ा चैप्टर का नाम देखें तो उन्होंने कुछ नाम भी अपने आप में क्लियर करता है. वी विल बी स्टडिंग अबाउट सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस विच फैसिलिटेट सेटिंग अप ऑफ बिजनेसेस. अब ये दो तरह की हो सकती है मेटा ऑर्गेनाइजेशंस. चैप्टर को भी इसलिए उन्होंने दो हिस्सों में बांटा है. वो कहता है जी मार्केट में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिजनेस को हेल्प करती हैं वो हेल्प दो तरह से करती हैं. एक बेटा पैसा दे के हेल्प करती हैं, दोज आर नोन एज फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस. देन देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस जो पैसा नहीं देती बट दे प्रोवाइड यू अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस वजह से लोग शायद आपके साथ डील कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल बेटा IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी. अभी इंश्योरेंस कंपनीज को सेटअप करने के लिए पैसा नहीं देती बट बिकॉज IRDAI एग्जिस्ट करती है इसलिए हम इंश्योरेंस कंपनीज पे ट्रस्ट कर पाते हैं एंड इसलिए इंश्योरेंस कंपनीज का काम चल पा रहा है. सेबी, स्टॉक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंजेस पे आप ट्रेडिंग इसलिए कर पा रहे हैं कि बेटा हम देखिए मैं ब्रोकर को पैसे दे आता हूं इस उम्मीद में कि वो 2 दिन बाद शेयर मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा. हाउ डू आई ट्रस्ट दैट ब्रोकर? मैं उसको नहीं जानता होता. आई ट्रस्ट सेबी. मुझे पता होता है कि सेबी बैठी है, उनका भेजा हुआ ब्रोकर है. अगर मैं इसको पैसे दे भी रहा हूं, अगर ये भाग भी गया, देयर इज ऑर्गेनाइजेशन सिटिंग जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है. तो देयर आर टू सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो मार्केट में बिजनेस को फैसिलिटेट करती हैं. वन इज नोन एज फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस. पहले नॉन फंडिंग देख लेते हैं. वन इज नोन एज नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस and the second category is known as funding organizations. अब जब हम नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, बड़ा आपके साथ 4 नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस डिस्कस करी हैं. फर्स्ट वन इज RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सेकंड वन इज SEBI, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. एंड IRDAI, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ऐसी उसने जब फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करी है उसने फिर से आपके साथ 4 फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस की हुई हैं. फर्स्ट वन इज नोन एज IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. एक्सिम बैंक, दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक. एंड फाइनली NABARD, नेशनल बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. तो अब ये चारों बेटा अगर समझें, ये चारों ऑर्गेनाइजेशन पैसे की मदद से हेल्प करती हैं. जबकि अगर आप इन 4 ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट RBI, SEBI, CCI, IRDAI, इसमें से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस हाउसेस को पैसा नहीं देती. वो ये नहीं कहती बैंक RBI की ये लो पैसा जाओ बैंक खोल लो. IRDAI ये नहीं कहती आप इंश्योरेंस कंपनी खोलना चाहते हैं आइए हमसे पैसा ले जाइए. तो दे प्रोवाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. ये गाइडलाइंस देती हैं, ये एक फ्रेमवर्क देती हैं जिसके तहत आपको काम करना होता है. इन दैट वे दे हेल्प अस in facilitating organizations, whereas in these cases ये साफ साफ आपको पैसा प्रोवाइड करती हैं सस्ती दरों पर, सस्ती किस्तों के ऊपर, इजी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आपको लोन दे दिए जाते हैं ताकि आप बिजनेस सेट कर पाएं. तो इस चैप्टर में बेटा किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर के अंदर, बिकॉज आप समझे RBI के बारे में पढ़ना शुरू करें, हम SEBI के बारे में पढ़ना शुरू करें. बेटा चैप्टर के अंदर उन्होंने जो चैप्टर लिखा है वो इस हिसाब से लिखा है जैसे कि उन्होंने थ्योरेटिकल पेपर लेना हो आपसे. वो आपसे एडवांटेजेस बता रहा है, इनके फंक्शंस बता रहा है इनके. फ्रेंकली दिस ऑल कांट बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. और अगर वो पूछता भी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ SEBI, तो जब आप 4 फंक्शंस पढ़ेंगे उसमें से एक पढ़ के आप बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि नहीं ये SEBI का फंक्शन जैसा नहीं लगता, या वो क्या इनमें से कौन सा फंक्शन IRDAI का फंक्शन है. तो आप समझ जाएंगे जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड बात लग रही होगी वो उसका फंक्शन होगा. दैट इट्स वेरी इजी टू आंसर दोस क्वेश्चंस. तो वो इस तरह के क्वेश्चन बहुत रेयर है कि पूछेगा आपसे कि इसमें से कौन सा फंक्शन IRD का है, कौन सा SEBI का है. बिकॉज बच्चा ना भी पढ़ के गया हो देन टू आप कॉमन सेंस बेसिस पे उसको आंसर कर लेते हैं. तो जिसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो फिर किस तरह के आ रहे हैं. फिर बेटा रट्टा वाले बात, RBI कौन से ये साल में सेटअप हुई थी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है. CCI कौन से ईयर में सेटअप हुई थी, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, उसकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या जो उसकी फॉर्मुलेशन है उसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, कौन कौन होता है, उन्हें कौन अपॉइंट करता है. तो इस तरह की बातें जो आपको याद रखनी पड़ती हैं, जो ऑब्जेक्टिव में बना सकता है कि फलानी डेट को RBI सेटअप हुआ था, वो डेट दे देगा आपको, लास्ट के ईयर बदल देगा, डेट सबके कॉमन रखेगा. तो आपको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से ईयर में या कौन सी पर्टिकुलर डेट को वो सेटअप हुआ था. दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो देगा. इसलिए जो मैंने आपको बुक के अंदर एक चैप्टर दिया है बेटा, मैंने ये सारा चैप्टर शॉर्ट फॉर्म के अंदर अराउंड 3 या 4 पेजेस में खत्म कर दिया.
These are the things which can be asked for 1 marks question जो आपके पेपर में आने वाले हैं. I have deleted all those parts जहां वो आपको थ्योरी लिख लिख के एक्सप्लेन कर रहा है कि ये क्या करते हैं, क्या इनके फंक्शन है, बिकॉज प्रैक्टिकली ये सब पेपर में नहीं आ पाएगा. यू कैन गो हेड, आप घर पे जाके स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हैं. इफ यू डू नॉट फाइंड एनीथिंग जो आपको समझ नहीं आता, यू आर मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं उस चीज को. बट दोज थिंग्स प्रैक्टिकली जब आप पढ़ेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने लायक नहीं है. तो जो चीजें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं इन द एक्सट्रीम केस कि बड़ा ज्यादा से ज्यादा टिपिकल होने की कोशिश भी करे, दैट टू हैव बीन कवर्ड. इसलिए कुछ हिस्से इसके अंदर आपको थ्योरी लगेंगे कि सर आपने ये फंक्शंस क्यों लिख दिए, एडवांटेजेस क्यों लिख दिए, ये भी नहीं पूछे जा सकते. मैं वो वर्स्ट केस सिनेरियो देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन केस अगर वो ये पूछना शुरू कर दे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सेबी के बारे में सही है या गलत है, तो वो क्या करेगा, बड़ा 4 बातें लिख देगा सेबी के बारे में. तो वो 4 बातें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो वो लिख सकता है. मैंने उस तरह क्वेश्चन भी कवर किया क्योंकि ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन हो जाता है. मैं आपसे पूछना शुरू करूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट आरबीआई. मैं 4 स्टेटमेंट आप नीचे कुछ भी लिख सकता हूं. उनमें से एक फंक्शन हो सकता है, एक उसकी इनकॉर्पोरेशन की डेट हो सकती है, एक उसका शायद हेडक्वार्टर यहाँ पे सिचुएटेड है, एक वो फलाने एक्ट में सिचुएटेड है. अब उसमें से किसी एक में मैं गलती कर दूंगा एंड यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है. सो दीज आर हाउ द क्वेश्चंस आर टू बी प्रिपेयर्ड इन ऑब्जेक्टिव एग्जाम. ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के आते हैं. यू नीड टू बी वेरी मच प्रिपेयर्ड कि वो किस किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा. बेटे ये बताना कि कौन सा इनमें से ईयर इनकॉर्पोरेशन का, दैट इज मच इजियर. और 4 स्टेटमेंट में से ये बताना कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है आरबीआई के बारे में, क्योंकि आपको पहले ये वो तीनों स्टेटमेंट सही हैं ये भी तो पता होना चाहिए. उसमें से किसी टॉपिक के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आपको स्टेटमेंट भी गलत लगने लग जाएगी, ये तो मुझे पता नहीं है. तो दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर मेड टफर. वो इस तरह से उसको मुश्किल बना सकता है. एक वो क्वेश्चन देता है आप ऑड वन आउट सिलेक्ट करें. अब ऑड वन आउट में दिक्कत क्या होती है, 3 स्टेटमेंट सही होती हैं, एक स्टेटमेंट गलत लग रही होती है. यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट स्टेटमेंट. तो ये वाले क्वेश्चन होते हैं जो हम थोड़ा सा कहते हैं कि टफ लेवल की साइड है. बच्चे को चैप्टर की पूरी नॉलेज होगी तो वो ऑड वन आउट पकड़ पाएगा कि इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है. फिलहाल बेटा इसमें से एक टॉपिक है आरबीआई जिसके अंदर उसने कुछ डिस्कस करने लायक टॉपिक्स बताए हैं. इसमें एक तो भाई थ्योरेटिकल पार्ट है कि आरबीआई कौन सी ईयर में इनकॉर्पोरेट हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके इनकॉर्पोरेशन का है. आई विल बी डिस्कसिंग इट इन अ मिनट. जब आप इसके फंक्शंस की बात करते हैं बेटा इसमें एक फंक्शन आता है जिसमें हम ये बोलते हैं इसकी मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करता है. वो कंट्री के अंदर मनी की डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करता है. और वहां उसने कुछ मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करने के इंस्ट्रूमेंट्स बताए हैं, कुछ तरीके बताए हैं, कुछ वेज बताए हैं जिसमें आरबीआई रेगुलेट करता है. एंड दैट आप ज्यादातर चीजें बेटा 11th-12th में वो पढ़ चुके हैं. स्टिल आई विल बी रिवाइजिंग दोज थिंग्स कि आपका ये एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है. दीज आर थिंग्स जिसमें से क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर. तो बेटा सीधा सीधा नहीं आता, वो इस तरह का क्वेश्चन आएगा. द आरबीआई वांट्स टू डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स शुड इट अडॉप्ट. तो वो 4 नीचे दे देगा आपको. यू विल हैव टू आइडेंटिफाई इसमें से कौन से मनी सप्लाई मार्केट के अंदर कम हो जाएगा. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय द स्ट्रेट वे कि रेपो बढ़ाने से क्या होता है, वो उल्टा क्वेश्चन चलाएगा कि आप मनी सप्लाई कम करना चाहते हैं, इनमें से कौन से 4 ऑप्शन ऐसे इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आरबीआई को फॉलो करना चाहिए. हो सकता है 2 ठीक हो, तो फिर वो नीचे उसने एक ऑप्शन दे रखा होगा बोथ ए एंड बी, इस तरह वाले. तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है पेपर के अंदर. सो आई एम स्टार्टिंग विद आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आइए एक बार पहले इसका थ्योरी वाला पार्ट पढ़ लें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हमें थ्योरेटिकल पार्ट याद करना है प्योरली बेटा क्रैमिंग है. मैं क्लास में 10 बार रिपीट भी कर लूं, इट इज हार्डली गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. जो इंपॉर्टेंट चीजें याद करने लायक हैं सिर्फ वही दी गई हैं, बाकी सब इसमें से काट लिया गया. तो दीज आर थिंग्स, दीज आर बेयर मिनिमम थिंग्स जो आपको इस चैप्टर में से याद करके जानी है. प्लीज इसमें से मत कुछ छोड़िएगा. आप लोगों को आदत होती है जो टीचर देता है उसमें से 60% करना है, 40% छोड़ देना है. वो काम मैं कर चुका हूं ऑलरेडी. अब इसको प्लीज पूरा पढ़ लीजिएगा 4-5 पेज को, ये ना हो इसमें से भी 2 पेज छूट जाए. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया established on 1st of April 1935. the date is important. पूछ सकता है वो, कई तरीके से पूछ सकता है. RBI was established on the date. हो सकता है बेटा वो ईयर सही दे, डेट गलत कर दे. 3 ऑप्शंस में डेट सही हो, ईयर गलत हो. तो यू हैव टू बी वेरी थोरो. इट्स 1st of April 1935. The act under which this was formed was known as Reserve Bank of India Act 1934. बेटा एक्ट 34 का है. RBI was set up on 1st of April 1935. डेटों को ध्यान रखिएगा. अगर वो एक्ट पूछ रहा है, the act is of 1934. The date of incorporation is in 1935. Originally बेटा privately owned था. It was then nationalized in 1949. Again the year is important. RBI कौन से ईयर में nationalize हुआ था? So we are by now हमारे पास 3 years important आ गए. In 1935 it was set up on 1st of April. The Act is Reserve Bank of India 1934. जब starting में बनाया गया था it was privately owned.
but now it has been nationalized. The year is 1949. आफ्टर नेशनलाइजेशन, बेटा नाम ही बता रहा है, नेशनलाइज का मतलब क्या है, गवर्नमेंट इसको फुली ओन करती है. राइट नाउ इट इज बीइंग ओन्ड फुली बाय गवर्नमेंट. देन द सेंट्रल ऑफिस पार्ट, पेपर में पूछा जाएगा क्वेश्चन ये. ओरिजिनली बेटा ये कैलकाटा में सेटअप हुआ था इसका. लेटर इट वॉज परमानेंटली मूव टू मुंबई एंड द ईयर, बोथ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. करंट हेडक्वार्टर्स पूछे, देन इट इज इन मुंबई. फर्स्ट हेडक्वार्टर पूछे, दैट वॉज कैलकाटा. कौन से ईयर में मूव हुआ था, इट वॉज इन 1937. अब आपको लगेगा सर मैं छोड़ूंगा, इसलिए बता रहा था कोई छोड़ने लायक चीज नहीं है. जो फालतू बातें थी सब कट चुकी हैं. दीज आर द थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर. अफेयर्स ऑफ आरबीआई, अब ये बेटा एक बार आप रीड करेंगे तो आपको ज्यादातर पता है. ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा गवर्न किया जाता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बोर्ड को अपॉइंट करती है. इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है. इकोनॉमी में सबसे टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करता है. मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन है, इन्फ्लेशन को अंडर चेक रखता है. बड़ी सारी चीजें एक बार इसको रीड मारिएगा. आई एम डायरेक्ट कमिंग टू द इंपॉर्टेंट पार्ट. बेटा ये क्रेडिट पॉलिसी को इंडिया में गवर्न करता है. एंड बाय क्रेडिट पॉलिसी बेटा जब हम बात करते हैं आप समझेंगे आरबीआई का फंक्शन बेसिकली इंडिया के अंदर बेटा मॉनेटरी पॉलिसी साइड को रेगुलेट करना है. दैट मीन्स जब मैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात करता हूं बेटा वन पॉलिसी इज फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी क्या होती है बेटा, फिस्कल पॉलिसी होती है पॉलिसी रिलेटेड टू टैक्सेशन, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है. एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड अ मॉनेटरी पॉलिसी बेटा जो इंडिया में आरबीआई की तरफ से आती है. आरबीआई हैज द अथॉरिटी कि वो मनी सप्लाई के बारे में बात करता है. अगर आप प्रैक्टिकली कई बेटा न्यूज वगैरह सुनते हैं तो आप हमेशा गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में एक फ्रिक्शन देखते हैं. ये जो हल्का सा एक लड़ाई होती है, ये झगड़ा होता है बेटा, इफेक्टिवली एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन दोनों का एक माइंडसेट हमेशा उल्टा चलता है. रीजन क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट चाहती होती है कि कंट्री के अंदर जीडीपी बढ़े, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़े, डिमांड बढ़े. अब डिमांड बढ़ाने के लिए बेटा गवर्नमेंट का इंसेंटिव ये होता है कि मार्केट के अंदर जितना ज्यादा पैसा आप लोगों के हाथ में होगा आप उतना ज्यादा डिमांड करेंगे. ह्यूमन साइकोलॉजी बेटा, अगर मेरे पास पैसा ज्यादा है मैं डिमांड ज्यादा करूंगा, शायद मैं वो चीजें भी खरीद लूंगा जो मुझे जरूरत नहीं होती. एंड दैट इज व्हाट गवर्नमेंट वांट्स कि लोगों के हाथ में पैसा होगा तब डिमांड होगी इकोनॉमी के अंदर. अगर पैसा ही नहीं है तो लोग अपनी बेयर नेसेसिटीज के ऊपर ही पैसा खर्च करेंगे, डिमांड नहीं आएगी. तो वो चाहती है कि इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई बढ़े. ये गवर्नमेंट का एटीट्यूड होता है. आरबीआई का एटीट्यूड बेटा इसका बिल्कुल उल्टा चलता है. आरबीआई कहता है मेरा प्राइमरी एम इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन को घटा के रखना है, मैं नहीं चाहता इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बढ़े. मैंने कहा जी उसके लिए आप क्या फंडा लगाते हो. वो कहता है जी मेरा लॉजिक ये है कि जैसे ही मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई बढ़ जाती है, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आ जाता है, लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, ज्यादा डिमांड शॉर्ट रन के अंदर इन्फ्लेशन लाती है. लॉन्ग रन में भले ना लाती हो क्योंकि तब तक सप्लाई भी मैच कर जाती है, लेकिन जब तक सप्लाई मैच नहीं करती उसको, आपके हाथ में ज्यादा पैसा आना मीन्स मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि रिसोर्सेज कम रह जाएंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन आएगी, पीपल विल एंड अप बाइंग. और वो चाहता है कि मैं इन्फ्लेशन नहीं चाहता बिकॉज इन्फ्लेशन रियल जीडीपी को किल करती है. नाउ व्हाट इज रियल जीडीपी? रियल जीडीपी क्या होता है बेटा, जब आप इन्फ्लेशन का इफेक्ट देख लेते हैं. मैं कहूं कि आपकी इनकम 100 रुपए से बढ़कर 110 रुपए हो गई, कहने को बेटा 10% आपने ग्रो किया. अगर उधर से इन्फ्लेशन 20% बढ़ गई, क्या आपने इफेक्टिवली ग्रो किया? नहीं किया, बिकॉज जो चीज आप पहले 100 रुपीज में ले पाते थे अब वो चीज मार्केट में 120 की आती है और आपकी इनकम कितनी हुई है 100 से 110, तब इफेक्टिवली ग्रो नहीं करे. ये लॉजिक आरबीआई चलाता है. वो कहता है इन्फ्लेशन को दिमाग में रखना भी जरूरी है. अगर आप इन्फ्लेशन टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे तो फिर ये जो जीडीपी के नंबर्स हैं ये खोखले नंबर हैं. दीज आर नॉमिनल इंक्रीज इन जीडीपी, वी शुड बी लुकिंग एट रियल इंक्रीज ऑफ जीडीपी. तो हम जब प्रैक्टिकली बात करते हैं बेटा ये दोनों उल्टे काम पे चलते रहते हैं. आरबीआई मेनली इस बात पर रहता है कि मुझे इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रखना है. वो इन्फ्लेशन के कुछ टारगेट सेट करके रखता है. अगर आप लोग मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं गवर्नमेंट की बेटा, सॉरी आरबीआई की बेटा, आजकल बाई मंथली पॉलिसी आती है, यानी कि 2 बार साल महीने में, हर 2-2 महीने बाद पॉलिसी आ रही होती है. एंड दे चेंज दिस करंट रेट्स. कि जो मैं आपको रेट समझाने जा रहा हूँ, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये बदले जाते हैं. अगर आपने न्यूज पेपर्स वगैरह गलती से पढ़े हैं थोड़े दिन पिछले दिनों में, बड़ा गलती से ही पढ़ते हैं, जानबूझ के तो ये हरकत आप करते नहीं, तो बड़ा 0.25 रेपो रेट बढ़ाया गया है पीछे, 25 बेसिस पॉइंट बोलते हैं जिसको. रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ाया गया है पीछे. क्या इंडिकेशन देता है ये? रिवर्स रेपो रेट बढ़ाना और रिवर्स रेपो रेट बढ़ाना. अगर थोड़ी पुरानी नॉलेज है रिवर्स रेपो रेट की, बेटा बेसिकली गवर्नमेंट आरबीआई क्या मान रही है, मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा है इस समय,
कि जो हमारे टारगेट्स हैं उससे ज्यादा इन्फ्लेशन है, मुझे मार्केट से मनी खींचनी है। अब वो कैसे खींचती है एक बार उस पर बात कर लेते हैं। बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अपने मॉनेटरी मेजर्स लगाती है उनको ब्रॉडली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज नोन एज क्वांटिटेटिव फैक्टर्स या क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड द सेकेंड वन इज नोन एज क्वालिटेटिव मेजर्स। जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स लाइक CRR, SLR, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड फाइनली ओपन मार्केट ऑपरेशंस। बेटा जो अभी अभी 12th पास करके आए हैं उनको तो याद होगा, जिनको थोड़ा सा टाइम बीत गया वो भूल चुके होंगे। अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स लाइक मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, something called credit rationing, and then again a third one called moral persuasion or moral suasion. These things, the qualitative parts आपके मटेरियल में नहीं है, डोंट एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम इट, नहीं आएगा बिकॉज मटेरियल में कवर नहीं किया। स्टिल जब हम पढ़ रहे हैं तो डिस्कस करने में कोई बुराई नहीं है, और वैसे जब पढ़ी रखी हैं चीजें तो एक बार रिवाइज हो जाएगा। बड़ा कुछ तो दूसरी बार आए हुए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तीसरी बार भी आए मेरी क्लास में, पता नहीं मेरी शक्ल से ऐसा क्या प्यार है, बार बार आगे बैठ जाते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट विद क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वंस। गवर्नमेंट का लॉजिक समझ, आरबीआई का लॉजिक दिमाग में याद रखिएगा। आरबीआई का लॉजिक क्या है, मार्केट में अगर मनी की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा है, प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ये लॉजिक अगर दिमाग में सेट हो जाएगा, आप किसी भी चीज के बढ़ाने से या घटाने से क्या इंपैक्ट आने वाला है रटना नहीं पड़ेगा। गोन आर दोस्त बेटा जब आप रट के जाएं कि किस चीज को बढ़ाने से या किस चीज को घटाने से क्या इंपैक्ट पड़ता है, हर चीज की पूरी चेन बनाए लास्ट तक, यू विल कम आउट विद एन आंसर कि क्या होगा इसको बढ़ाने या घटाने से। लेट अस स्टार्ट विद CRR known as cash reserve ratio. How does this work? बट इसके लिए प्रैक्टिकली समझें बैंक इंडस्ट्री कैसे काम करती है। When we talk about banking industries, how does it work? बैंकिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है? बेटा बैंकिंग इंडस्ट्री के प्राइमरी असेट्स कौन कौन से होते हैं? अगर हम बात करें कि बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए असेट क्या होता है, व्हाट इज द असेट फॉर द बैंकिंग कंपनी? बेटा जो पैसा उसने लोन में बांटा है वो उसके असेट हैं, अगर आप समझे तो। लुक इट फ्रॉम द बैंक पॉइंट ऑफ व्यू, बैंक के लिए असेट्स क्या हैं? जो उसने बाहर लोगों को लोन दे रखे हैं बिकॉज इट अर्न्स आउट ऑफ इट, जो उसने एडवांसेस दे रखे हैं, आम भाषा में उसको एडवांसेस बोलते हैं। शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स को भी दिए जा सकते हैं, कॉर्पोरेट्स को भी दिए जा सकते हैं। दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक। इसके अलावा बेटा वो लैंड होगी, मशीनरी होगी, कंप्यूटर्स होंगे, वो अलग बात है, लेकिन वो लैंड बिल्डिंग कंप्यूटर खरीदने के लिए बैंक नहीं बनता। द मेजर एसेट दे हैव इज एडवांसेस। अब उनके बेटा मेजर लाइबिलिटी क्या होती है? द मेजर लाइबिलिटी दे हैव इज डिपॉजिट्स। अब बेटा ये डिपॉजिट्स प्रैक्टिकली दो तरह के होते हैं। दीज आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स। सम एग्जांपल्स डिमांड डिपॉजिट्स के, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। क्या डिफरेंस होता है? सेविंग अकाउंट में बेटा ये मुझे ये लॉजिक मत दीजिएगा सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है और करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता। देयर इज नॉट अ डिफरेंस। सेविंग अकाउंट हैज सम रिस्ट्रिक्शंस अटैच्ड टू इट। ये बेटा डेली दिन के अंदर आपके अंदर 50 चेक डाल दें और 50 चेक निकालने की अलाउ नहीं करेंगे। ये हम लोगों को इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि हम लोग कभी ऐसा करके नहीं देखते। These are for people who
want to use it for saving money. आप घर में गुल्लक में पैसा डालने से अच्छा हमारे पास रखे हो कहते हैं, लेकिन वो वाला काम नहीं है कि रोज डाल रहे हैं और रोज दिन में 10 बार निकालते हैं 10 बार डालते हैं। वो कहता है ये गुल्लक नहीं है, फिर तो आप अपने गल्ले की तरह इस्तेमाल करते हैं इसको। मैं ये दुकान का गल्ला खोल के नहीं बैठा हूं इसमें दिन में हर 2 मिनट बाद खुल रहा है, वो हर दिन में बंद हो रहा है। ये वो गुल्लक है जो घर में रखी हुई होती है, जिसमें रात को आके पैसे डाल दिए जाते हैं और कई मजबूरी में 10 दिन बाद उसमें से पैसे निकाले जाते हैं। यू एंड अप सेविंग मनी इन दिस थिंग। आपके जो रोजमर्रा के खर्चे हैं आप गुल्लकें तोड़ के नहीं करते। तो हमने कहा जिसमें एंट्री भी कभी कभी होती है और विड्रॉल भी कभी कभी होता है। दैट मीन्स दोज आर नोन बाय द नेम सेविंग अकाउंट्स, और बैंक इन पे इंटरेस्ट देता है। करंटली बेटा 3.5% से 4% इंटरेस्ट बड़े बैंक दे रहे हैं। कुछ नए बैंक जो आए हैं वो 6-7% तक का इंटरेस्ट भी दे रहे हैं मार्केट के अंदर। व्हेन वी कम टू करंट अकाउंट्स, बेटा बेसिकली करंट अकाउंट क्यों खुलवाया जाता है? बिजनेस पर्पसेस के लिए। जहां आपको लगता है कि मेरे अकाउंट में रोज हजारों एंट्रियां आएंगी और मुझे कई पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। बेटा फ्लिपकार्ट आप पेमेंट करते हैं, उनका एक अकाउंट नंबर होगा जहां पैसे जाते होंगे। कैन यू इमेजिन एक दिन में कितनी एंट्रियां जाती होंगी? थाउजेंड्स में होंगी। बेटा बिग बिलियन डे वाले सेल वाले दिन तो क्या बोलते हैं, आज हमने इतने हजार ऑर्डर प्रोसेस कर दिए, कई बार तो लाख की फिगर में पहुंच जाते हैं। उन लाख की बेटा फिगर है कॉरेस्पॉन्डिंग लाख एंट्रियां भी आई होंगी बैंक के अंदर। सोचो ये सेविंग अकाउंट खुला ले, उस सेविंग अकाउंट के अंदर एक दिन में लाख एंट्री चढ़ी हुई, कहते हैं ये कैसा सेविंग अकाउंट है इसके दिन में साल में लाख बार एंट्री आती है दिन में। यू कैन नॉट कॉल इट अ सेविंग अकाउंट, दैट इज नोन एज अ करंट अकाउंट। बट करंट अकाउंट में क्या खासियत है? करंट अकाउंट में नंबर 1 बैंक क्या कहता है? मिनिमम बैलेंस। बेटा बात तो अलग है, मिनिमम बैलेंस हम क्यों कराते हैं? तो सेविंग वाले फंडे हैं कि पैसा मिनिमम रखें। बेटा करंट अकाउंट में वो क्या कहता है? जो काम आपकी सरदर्दी होनी चाहिए थी कि आपका पैसा आएगा खाते के अंदर, डिपॉजिट हो जाएगा, आप हमें इंस्ट्रक्शन दोगे, आप जिस अकाउंट में बोलोगे हम डाल देंगे, ये हम कर रहे हैं आपके बिहाफ पर। वी आर रेंडरिंग यू सर्विसेज। इसमें हम आपको कुछ देंगे नहीं, उल्टा आपसे चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके बिहाफ पर जो काम, अगर हम ना आपको ये सुविधा देते तो आपके घर पे ये लाख एंट्रियां आती चेकों के रूप में, आप फिर इनको आगे जमा कराते फिर रहे होते अपने अकाउंटों के अंदर, और फिर जब जरूरत होती है रिफंड करने पड़ते हैं। आप ऑर्डर बैठे बैठे हम कैंसिल कर देते हैं, पसंद नहीं आया जी, वो ऑटोमेटिकली पैसा वापस आ जाता है, फिर आप उनको पैसे वापस कर रहे होते हैं। इस समय वो अपने आप कर देते हैं आपके अकाउंट के अंदर से। यू शुड एंड अप पेइंग अस समथिंग फॉर इट। तो बेटा यहाँ तो इंटरेस्ट भी नहीं मिलता, इनफैक्ट बैंक चार्जेस सडन नॉमिनल चार्जेस ज्यादा नहीं होते, एनुअल चार्जेस कुछ क्वार्टरली कुछ बैंक हाफ ईयरली इसके ऊपर लगा देते हैं, ज्यादातर बैंक बट इनमें चार्जेस लगाते हैं थोड़े बहुत। अच्छा, इसके अलावा बड़ा इनमें खासियत क्या है सेविंग बैंक और करंट अकाउंट के अंदर? वाई आर दे कॉल्ड डिमांड लाइबिलिटीज और द डिमांड डिपॉजिट फॉर द बैंक? इनके साथ कोई समय सीमा तय नहीं होती। देयर इज नो टाइम लिमिट अटैच टू देम कि आप कितने समय बाद पैसा लेने आएंगे। बैंक एक्सपेक्ट्स कि आप किसी समय भी वहां प्रकट हो जाएंगे और क्या कहेंगे, मुझे मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा दे दीजिए। Therefore, बैंक कॉल्स देम डिमांड लाइबिलिटीज। ये मेरी लाइबिलिटी है जो जब डिमांड होगी तब पे करनी पड़ेगी। एंड इन कंट्रास्ट विद दोस देयर आर सर्टेन डिपॉजिट्स विद द बैंक विच बैंक नोज कि ये अचानक कोई नहीं आ जाएगा, इसका एक दिन निर्धारित है, ये उसी दिन ही आएगा लेने के लिए। एंड बैंक आर मच सेफर विद दिस काइंड्स ऑफ लाइबिलिटीज। बड़ा बैंक ने अगर वो पैसा लिया है आपसे, वो उस पैसे का क्या करता होगा? आगे लोन देता होगा। क्या आपको लगता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के पैसे पड़े हुए पैसे के बेसिस पर आगे लोन बांटना समझदारी है? नहीं बेटा, क्योंकि आप समझें दिक्कत क्या है, ये पैसा कभी भी वापस मांगा जा सकता है। आप उठा के इन पैसों को आगे बैंक को लोन बांटना शुरू कर दें, बैंक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। जिसके सहारे, जिस पैसे के सहारे आप आगे लोन दे रहे हैं, क्योंकि लोन में तो आप टाइम लिमिट सेट करेंगे कि मैं इस दिन से पहले नहीं मांगूंगा। आप समझे बेटा, बैंक ने मुझे लोन दिया, बैंक का ऑफिसर अगले दिन आया खड़ा है, वो लोन वापस कर दो। मैंने कहा क्यों? वो जिसके पैसे थे ना सेविंग अकाउंट में, वो वापस मांगने आ गया। मैं कहा मैं क्या करूं बेटा, मेरे से तो आप उसी समय लोन लोगे ना जब दे पाओगे। तो बैंक इनको बेटा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स को कासा नाम से बोलता है। बेसिकली शॉर्ट फॉर्म अगर बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में कासा नाम से बुलाए जाते हैं, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट लाइबिलिटीज। इसके बड़ा बैंक ज्यादातर लोन देना पसंद नहीं करता, या बैंक इसको अपना मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं मानता जिसके बेसिस पे वो आगे लोन दे दे। ये बेटा बैंक को पसंद आते हैं। टाइम डिपॉजिट्स, इसके अंदर क्या आता है मेजरली हमारे पास? एफडीज, फिक्स डिपॉजिट। एक और चीज आती है
आरडीज, दोनों में फर्क? सर इसमें पैसा एक दिन जमा कराते हैं वो एक दिन मिलता है, या पैसा रेगुलरली जमा कराते रहते हैं लेकिन मिलता एक ही दिन है। ये उन लोगों के लिए बेटा जिनके पास या तो अपफ्रंट पेमेंट नहीं है देने के लिए। मेरे पास आज मैं चाहता हूं 10 लाख की मैं एफडी कराऊं, 10 लाख होंगे तो कराऊं। एक तरीका तो है 10 लाख है मैं जमा कराता हूं, मैं कहता हूं 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 10 साल की मेरी एफडी बना दीजिए। बैंक उस हिसाब से उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट देके मेरी एफडी बना देता है। दूसरा तरीका क्या, मैं कहता हूं जी मैं ये नहीं बता सकता कि मैं अभी कितना पैसा दे सकता हूं, लेकिन मैं एक लाइबिलिटी उठा लेता हूं अपने सर के ऊपर कि मैं हर महीने इतना इतना पैसा इसके अंदर डालता रहूंगा। बैंक कहता है कोई बात नहीं, आप इतने समय तक डालते रहिएगा, हम उसके बाद भी आपको एफडी वाला इंटरेस्ट ही दे देंगे। तो इन दिस द इनफ्लो इज ऑन एन्युटी बेसिस, ऑन ए रेगुलर बेसिस, होता ही एफडी की तरह ही है। इन दोनों बेटा बैंक के पास एक खासियत है, बैंक के पास एक संतुष्टि होती है। बैंक इज सेटिस्फाइड। क्यों? क्या सेटिस्फेक्शन लेवल होता है उसका कि ये अचानक कोई अवतार ऑफिस में आके खड़ा नहीं हो जाएगा सवेरे 8-10 बजे कि मेरे पैसे दे दो। दे एक्सपेक्ट कि ये इस दिन से पहले नहीं मांगे जाएंगे। सो दे आर मच मोर सिक्योर। जब बेटा वो आपसे 10 साल की एफडी लेते हैं और आगे इस 10 साल के बेसिस, आपके उठाए हुए पैसे के बेसिस पर किसी को 10 साल का लोन दे देते हैं। एंड नाउ दे, यू नो हाउ दे अर्न। बेटा ये लोन पे 12% चार्ज करते हैं, आपको 6-7% दे देते हैं। रेस्ट इज देयर इनकम। वो उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। बाकी बैंक जो छोटे मोटे चार्जेस लगाता है पासबुक इशू करने के, ये करने के, वो तो सर्विसेज दे रहा है, उस बात के चार्जेस ले रहा है, वो उनकी दूसरी सोर्स ऑफ इनकम होती है। These are known as time liabilities. Together these are known as DTL, demand and time liabilities of बैंक। इसको हम डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज ऑफ बैंक बोलते हैं। अब आपको दिमाग में बात क्लियर होनी चाहिए, जब मैं डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज ऑफ बैंक बोल रहा हूं, मैं और कुछ नहीं, अलग अलग विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के जो वो डिपॉजिट्स रखता है उसका एक नाम मैंने इकट्ठा कर दिया। दीज विल बी ईदर डिमांड लाइबिलिटीज और टाइम लाइबिलिटीज। अब बेटा बैंक आप समझते हैं बेसिकली इस डीटीएल के बेसिस पर ही आगे लोन बांटता है। वो डिमांड के बेसिस पे कुछ लोन दे देता है गोइंग बाय इट्स एक्सपेक्टेशन। उसे पता होता है सारा का सारा डिपॉजिट अगर डिमांड का भी है तो हम मांगने एक दिन नहीं आ जाएंगे। उसका भी एक पास्ट एक्सपीरियंस है। उसको पता है कि अगर मेरे पास 1000 कस्टमर है, लेट्स बी वेरी हाइपोथेटिकल, तो उसमें से एक दिन में मांगने वाले 30 आ जाते हैं, 40 आ जाते हैं, हद से हद 50 आ जाते हैं, 950 नहीं आते। उसको एक फिगर भी पता है कि मेरे पास अगर इतने करोड़ रुपए का डिपॉजिट आता है महीने में तो इफेक्टिवली मेरे से इतना वापस मांगा जाता है। वो एक एंटिसिपेटेड फिगर निकाल लेता है, यानी कि इतना पैसा मेरे पास हर समय पड़ा रहता है। वो उसको लोन बांटने की कोशिश करता है। तो बेटा डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज के बेसिस पे जब बैंक आगे लोन बांट रहा होता था, कुछ बैंक्स हद से ज्यादा रिस्क उठाना शुरू कर देते हैं। वो पता चलता है कि अपने डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज का एक मेजर पोर्शन उठा के बाहर एडवांसेस से बांट दिया करते थे। ये बैंक बेटा रिस्की हो जाते थे, क्योंकि खुदा ना खास्ता किसी दिन यह हो जाए कि ज्यादा लोग पैसा मांगने आ जाएं, इनके पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि उनको पैसे वापस कर सकें। बिकॉज इसने क्या किया है, 90% पैसा उठा के तो बाहर लोन में दे दिया। अब इसका पैसा ही नहीं है और वो लोन वापस आएगा नहीं टाइम पे। आप कहो जी मैं लोन वापस ले आऊंगा, नहीं होगा। आप इंसॉल्वेंसी की कंडीशन में आके खड़े हो जाएंगे। आपके लोग आपसे पैसे मांग रहे होंगे, लाओ पैसे दो, और बैंक क्या कहेगा, नहीं पैसा नहीं है। अब जिस दिन ये जवाब आ गया कि बैंक के पास की पैसा नहीं है, आप वैसे ही समझें बेटा हाहाकार मच जाएगा। जो ना मांगते हुए होंगे वो भी मांग आगे मांगने खड़े हो जाएंगे कि लाओ जी लाओ पैसे दो। आपने सुना आप पैसे नहीं दे रहे हो हमारे, ट्रबल बढ़ेगी उल्टा। यानी कि एक कस्टमर को आपने मना किया तो जिसको नहीं भी चाहिए वो भी क्या कहे, छोड़ यार इस बैंक से निकाल ले। बेटा ऐसी खबर फैली थी कुछ समय पहले आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। बहुत पहले की बात है, आप भी छोटे थे, फिर मैं ही छोटा था, तो आप तो पता नहीं कहां थे। तो बेटा उस समय प्रैक्टिकली न्यूज ये फैली थी कि आईसीआईसीआई बैंक डूब जाएगा, उसके पास पैसा देने के लिए नहीं है। बेटा पता नहीं किसने फैलाई थी खबर, क्या रीजन था। बेटा लाइन लग गई बैंकों के बाहर कि हमें हमारा पैसा चाहिए। बेटा वो ना डूबता भी डूबेगा। जब उसके सारे कस्टमर लाइन लगा के खड़े हो जाएं, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, हमें अपना पूरा एक एक पाई जो हमारे अकाउंट में पड़ी है वापस दे दो। डिमांड लायबिलिटी से मना नहीं कर सकते आप। आपने उनसे पैसे मांगने शुरू किए, बेटा बैंक को पता चल गया मैं तो गया, अगर ये हालात बने रहे 2 दिन के अंदर अंदर मैं डूब जाऊंगा। बेटा उसको ट्रस्ट फैक्टर्स निकालने पड़े। गवर्नमेंट आगे आई, बैंक के मैनेजर्स आगे आए, बैंक बड़े बड़े जो ऑफिसर्स थे कि नहीं बैंक में ऐसी कोई कमी नहीं, लेकिन बेटा हम किसकी कहां सुनते हैं।
हमने कहा ना जी ना, बैंक डूबने वाला है। बेटा फिर उन्होंने एक जादुई तरीका निकाला, उन्होंने शाहरुख खान को बुलाया। शाहरुख खान जी आए कि हमारा अकाउंट भी इसी बैंक में खुला हुआ है, हम सेफ हैं, और हम मान गए। हमने कहा फाइनेंस मिनिस्टर बोलता रहे, उसकी बात में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, शाहरुख खान बोल रहा है, इसने अकाउंट खुलवाया तो समझदार व्यक्ति ही होगा, इसने खुलवा रखा है। बड़ा आज भी समझे, आज भी यही होगा, किसी बैंक के बारे में न्यूज होगी तो क्या होगा, विराट कोहली आ जाएगा, क्योंकि आज लोग क्या मानते हैं, ये तो समझदार ही होंगे, हमें अपनी समझदारी पे कोई भरोसा नहीं है। तो पॉइंट इज, डूबने नहीं वाले थे, दे जस्ट वांटेड टू क्रिएट बैक द कॉन्फिडेंस कि नहीं पैसा सेफ है आपका। तो बेटा इस पोजीशन से बचने के लिए आरबीआई ने कहा, देखिए बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर इंटरेस्ट बनाए रखना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें कुछ गाइडलाइंस निकालनी पड़ेंगी ताकि आप सारा का सारा पैसा बाहर जो आप इकट्ठा करते हैं डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का, उसको बांट ना दें। दे केम आउट विद द फर्स्ट क्वांटिटेटिव मेजर दैट वाज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो। ये कैश रिजर्व रेशियो क्या थी? उन्होंने कहा जी कैश रिजर्व रेशियो कुछ नहीं होती, आपकी डिमांड और टाइम लायबिलिटीज की, यानी कि आपके टोटल डिपॉजिट्स की वो परसेंटेज होती है जो बैंक को कंपल्सरली कैश के फॉर्म में रखनी पड़ती है। कहा यह जाता है उसको अपने पास रखनी पड़ती है, लेकिन बेटा बैंक के पास प्रैक्टिकली इतना कैश रखने की जो जगह नहीं होती, इसलिए आरबीआई ने जगह जगह करेंसी चेस्ट खोल रखे हैं। करेंसी चेस्ट कुछ नहीं बेटा, कुछ ऐसे एरियाज, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स, कुछ ऐसे प्रीमाइसेस जो आरबीआई की तरफ से गवर्नड होते हैं, जहां बैंक जाके अपना पैसा रख सकते हैं। बेटा पूरे शहर के अंदर हजारों बैंक हैं या कई बैंक हैं, वो अपने पास कैश रख के बैठे हैं, सबकी सिक्योरिटी करना ज्यादा मुश्किल है, वो सब एक जगह रख दें, उस जगह की सिक्योरिटी करना ज्यादा आसान है। तो हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी के लिए हमारे पास रख दें। तो अब ये क्या होता है बेटा, बोलना क्या शुरू कर दिया, कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो है किसकी, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज की, जो आपने अपने पास कैश के फॉर्म में रखनी है। और जब मैं अपने पास बोलता हूं, इसका मतलब क्या है कि आरबीआई के करेंसी चेस्ट में रखनी है। अब बेटा इसने आरबीआई ने इससे दो तरीके अपनाए। एक तो उसने ऐसा क्यों किया, ताकि बैंक फेल ना हो जाए। जब अगर एकदम इमरजेंसी में डिमांड भी आ जाए तो आरबीआई प्रूडेंट होकर क्या कहता है, तुम पता नहीं प्रूडेंस दिखाओ ना दिखाओ, मैं कंपल्सरी ही कर देता हूं कि आपको अपने डिपॉजिट्स का से 15% कैश के फॉर्म में रखना ही रखना। दैट मींस नाउ यू आर लेफ्ट विद 85% ऑफ योर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज और योर डिपॉजिट्स टू गिव देम एज, टू डिसबर्स देम एज लोन्स। बेटा आरबीआई को इस तरीके से समझ आया, ये तो बहुत अच्छा तरीका है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का भी। बेटा मार्केट के अंदर जैसे ही उसको लगा कि मनी की सप्लाई बढ़ गई है, दैट मीन्स मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, वो हमारे टारगेट के हिसाब से अचीव नहीं हो पा रहा, वो क्या करता है बेटा, वो सीआरआर को उठा के और बढ़ा देता है। वो कहता है आप 15% नहीं 20% अपने पास कैश के फॉर्म में रखो। मैंने कहा नहीं, 15 भी आज तक यूज नहीं हुए। वो कहता है मैं उसलिए तो कर ही नहीं रहा, मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर मैं 15% रखता हूं, तुम 85% उठा के लोन के रूप में बाहर बांट देते हो। वो लोन बेसिकली इकोनॉमी में कैश के रूप में किसी ना किसी के पास जाता है। मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाती है, मार्केट की मनी की सप्लाई बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ती है। मैं मार्केट में मनी की सप्लाई घटाना चाहता हूं, तुम कम लोन दोगे तो मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। तुम कम लोन तब दोगे जब तुम्हारे पास लोन देने के लिए पैसे ही कम बचेंगे, और तुम्हारे पास पैसे कम कब बचेंगे, जब मैं उसमें से ज्यादा पोर्शन कैश की फॉर्म में आपके पास रखवा लूंगा। इसको लोन के रूप में नहीं देना, इसको आपको अपने पास रखना। द मोमेंट दैट मींस सीआरआर बढ़ता है तो इसका क्या इंपैक्ट आना शुरू होता है बेटा, सीआरआर बढ़ने से द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स लेफ्ट विद द बैंक टू डिसबर्स देम एट लोन्स गोज डाउन। वो फिगर कम हो जाएगी जो आप लोन की तरह बांट सकते हैं। द मोमेंट द फिगर ऑफ लोन गोज डाउन, द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी गोज डाउन। The moment the supply goes down, the demand proportionately falls. The demand falls, prices falls, inflation goes down. Government RBI ये करना चाहती होती है जब वो CRR को बढ़ाती है। One was this. Next बेटा जो measure वो follow करते हैं, that is called SLR, that is statutory liquidity ratio. अब ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है? वेरी मच सिमिलर टू सीआरआर, लेकिन बेटा सीआरआर में वो आपसे पैसा कैश की फॉर्म में रखवाते हैं, वेयर एज इस केस में आरबीआई क्या कहता है, कैश की फॉर्म में मत रखिए, कुछ लिक्विड सिक्योरिटीज में रख दीजिए।
उन्होंने कहा जी ये लिक्विड सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं, शेयर मार्केट में लगाऊं पैसा? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, रिस्की नहीं होने चाहिए, सेफ एंड साउंड लिक्विड सिक्योरिटी। मैंने कहा ये कहां मिलती हैं? कहते हैं गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है, ट्रेजरी बिल्स इशू और होते हैं, उस तरह के गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो सेफ हैं, वहां उन पैसे को लगा दीजिए, जरूरत पड़ने पे आप इसको बेच लेंगे। रीजन बेटा बैंक ने, आरबीआई ने स्टार्टिंग किस बात से करी थी कि आप 15% तो कैश की फॉर्म में रखिए, बहुत ज्यादा मजबूरी भी हो सकती है कई बार, तो आप फर्दर 10% लिक्विड सिक्योरिटीज के फॉर्म में रख दीजिए जो जरूरत आने पर बेची जा सकती हो। अब आप इफेक्टिवली समझे क्या हुआ बेटा, बैंक का 15% ये खत्म हो गया, 10% ये खत्म हो गया, बैंक इज इफेक्टिवली लेफ्ट विद 75% ऑफ द डिपॉजिट्स टू डिसबर्स इन द फॉर्म ऑफ लोन। फिर से आप समझेंगे एक टूल उनके हाथ में आ गया, आरबीआई के हाथ में। अब उन्होंने फिर से अगर मार्केट में इन्फ्लेशन कम करनी है, वो फिर से इस रेट को बढ़ाना शुरू कर देंगे। वो कहेंगे नहीं 10 नहीं 20% आप लिक्विड सिक्योरिटीज में रखना शुरू कर दीजिए। बैंक्स आर लेफ्ट विद 65% ऑफ देयर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज टू डिसबर्स एज लोन्स, लेसर द अमाउंट ऑफ लोन, लेसर द मनी सप्लाई, लेसर द डिमांड, लेसर द प्राइजेस, लेसर द इन्फ्लेशन। हो गया आपके पास जो आपको सेटअप तैयार करना था। तो वी हैव डिस्कस्ड टू टूल्स, सीआरआर एक तरीका है, एसएलआर दूसरा तरीका है। देन देयर कम्स द थर्ड वे दैट इज नोन एज रेपो रेट। बेटा ज्यादातर आरबीआई इसके साथ छेड़छाड़ करता है, सीआरआर और एसएलआर के साथ छेड़छाड़ कम की जाती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के साथ छेड़छाड़ बैंक ज्यादा करता है, आरबीआई ज्यादा करता है प्रैक्टिकली। जो हम कहते हैं आरबीआई ने अपने रेट कट किया है या रेट हाइक किया है, वो जनरली बात रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की हो रही होती है। तो एक बार इसको समझते हैं क्या होता है बेटा रेपो रेट? व्हाट इज द रेपो रेट? 12th क्लास बेटा कोई किसी को पैसा दे रहा होता था, कौन किसको पैसा दे रहा होता है? बेटा आरबीआई बैंक्स को जिस रेट पर, या कमर्शियल बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? जो आप लोगों के साथ, कॉमर्स के लोगों के साथ, यानी कि सोसाइटी के साथ डील करते हैं डेली बेसिस पे, डिपॉजिट्स लेते हैं, लोन देते हैं। आरबीआई कमर्शियल बैंक है, आरबीआई से डिपॉजिट, आरबीआई में जाके डिपॉजिट करा सकते हैं, आरबीआई लोन देगा मुझे। आरबीआई की ब्रांच में कभी गए हैं प्रैक्टिकली? जरूरत नहीं पड़ी सर, आरबीआई हमसे डील ही नहीं करता, हम क्या करने जाएंगे उसकी ब्रांच के अंदर। कमर्शियल बैंक में हम जाते हैं सर, पीएनबी के लाइनों में खड़े होकर पसीने बहाए हैं हम लोगों ने, एसबीआई के लाइनों में खड़े होकर धक्के खाए हैं, और बैंकों से जाके उनके एम्प्लॉय से गालियां खाई हैं कि क्यों हमारे यहाँ अकाउंट खुलाना चाहते हो। प्राइवेट बैंक वाले थोड़े तमीज से पानी पिला देते हैं, सरकारी वाले तो वो भी नहीं पिलाते सर, हम लोगों को लाइन में खड़ा कर करके भेज देते हैं, फिर पूछते हैं अकाउंट क्यों खुलवाना है। ये भारत के बड़ा बैंक है जहाँ ये पूछा जाता है अकाउंट क्यों खुलवाना है हमारे पास। आप कहते हो मैं ना यहाँ वहाँ रहता हूँ, यहाँ आया हूँ, तो वहाँ जाके खुलवाओ, वहाँ बैंक नहीं है। दिस इज द रिस्पॉन्स जो आपको बैंकों में मिलता है। अगर आप चले जाएं, आप कहीं आउटसाइडर हैं, यहाँ आए हैं, आप कहीं मुझे यहाँ अकाउंट खुलवाना है, मोस्ट ऑफ द बड़ा गवर्नमेंट बैंक में आप जाएंगे तो आपको रिस्पॉन्ड क्या मिलता है? जहाँ आए हो वहाँ जाके खुलवाओ। आप तो बेटा नया कस्टमर मिल रहा हो, नए कस्टमर को कोई वेलकमिंग बाएं फैला के वेलकम नहीं करते, वो बर्डन मानते हैं कि आया क्यों है, दुखी करेगा यहाँ अल्टीमेटली आके। सो बेटा कमर्शियल बैंक्स आर बैंक्स विच डील विद पीपल ऑन डेली बेसिस। इन कमर्शियल बैंक्स को बेटा कई बार किसके अंदर? ऐसा नहीं होता बेटा, प्रैक्टिकली ऐसा कोई अकाउंट नहीं होता इनका कि कहीं उन्होंने अकाउंट खुलवा रखा है। हाँ हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जो अपना पैसा रख देना चाहती है वो इनके थ्रू फर्दर पास ऑन कर सकती है इकोनॉमी के अंदर, बट नो ऐसा अकाउंट कि मैं कहूँ कि इन्होंने वहां जाके अपना कोई अकाउंट खुलवाया हुआ है। ऐसा बेटा यहाँ भी नहीं होता जो आप कह रहे हो कि आईसीआईसीआई बैंक ने आरबीआई के पास कोई अकाउंट खुलवाया हुआ है। प्रैक्टिकली देयर इज नो सच पर्टिकुलर अकाउंट्स कि ऐसे कोई अकाउंट खुलाए हुए हैं। उन्होंने एक मान लीजिए बेटा अकाउंट हम क्यों बोल देते हैं, बिकॉज दे नीड टू सेटल फंड्स, कि मैंने आपको इतने दे रखे हैं और आपने मुझे इतने देने हैं, ये फलाने बैंक से आपने इतने लेना, दैट इज हाउ द अकाउंट इज सेटल। लेकिन किसी पर्टिकुलर बैंक का नहीं होता, दैट इज हाउ ए क्लियरिंग सिस्टम वर्क्स। मैं आपको समझाऊंगा क्लियरिंग सिस्टम कैसे काम करता है। आपके दिमाग में वो घुसा हुआ है कि एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा देता है, इनके अकाउंट्स आरबीआई के पास खुले होते हैं। दैट इज नॉट हाउ प्रैक्टिकली थिंग्स वर्क नाउ डेज। ये बदल चुका है सिस्टम, जो पुराना सिस्टम था। आई विल कम टू दैट, वो 6th चैप्टर में आपको डिस्कस करूंगा, तब ज्यादा क्लैरिटी आएगी इस चीज के ऊपर। आरबीआई ने बेटा रेट दिया, सॉरी आरबीआई ने बैंक को पैसे दिए, कमर्शियल बैंक्स को लोन दिए शॉर्ट टर्म के लिए,
बेटा जो ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिए जाते हैं, इनके ऊपर आरबीआई जो रेट चार्ज करता है, दैट इज टेक्निकली नोन एज द रेपो रेट। अब आप समझेंगे बेटा रेपो रेट क्या है, वो रेट जिसके ऊपर कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से पैसा बोरो करते हैं। अब आप समझेंगे इस रेट से फर्क क्या पड़ने वाला है। पैसा क्यों बोरो करते हैं वैसे कमर्शियल बैंक? सर वो छत छुत लीक हो रही होती होगी, ठीक कराना होता होगा। बड़ा उनके पास शायद आगे डिमांड होती है लोन की, वो चाहते हैं आरबीआई से लेके आगे मीट किया जाए। द मोमेंट यू हैंड ओवर द मनी टू कमर्शियल बैंक, यू नो व्हाट कमर्शियल बैंक्स आर गोइंग टू डू आउट ऑफ इट, उसको आगे फर्दर लोन्स के रूप में दे देंगे। इसे एक चीज समझ आएगी बेटा, जितना ये लोन आरबीआई सस्ता देगा पीछे से, बैंक के लिए आगे कॉस्ट ऑफ फंड्स उतनी सस्ती हो जाती है। आपको पैसा सस्ते में मिल रहा है, आप आगे और सस्ते में बांटते हैं। दैट मीन्स आप कम रेट्स में बांटते हैं। आपको पीछे 6% पे मिला, आप 8% पे दे देंगे आगे। आपको अगर पीछे से मिलेगा ही 8% पे, आप आगे उसको और महंगा देंगे। मोमेंट यानी कि बेटा जैसे जैसे ये रेपो रेट आरबीआई बढ़ाता चला जाएगा, बैंक्स आगे से अपने बैंकों के जो रेट हैं लोन के वो बढ़ाते चले जाएंगे, और जैसे जैसे बैंकों के रेट बढ़ते जाएंगे द अमाउंट ऑफ लोन घटता चला जाएगा। जैसे जैसे अमाउंट ऑफ लोन घटता चला जाएगा, आगे कहानी आपको पता है, इन्फ्लेशन नीचे जाना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर आपने इन्फ्लेशन भी कम करना है, इन दिस केस आपको रेपो रेट को भी बढ़ाना पड़ेगा। कई बार उल्टा भी होता है क्या बेटा, रेपो रेट को गिराया जाता है। यस, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि, या आरबीआई को ऐसा लगता है कि अब मनी सप्लाई डालने की जरूरत है इकोनॉमी में, हम इन्फ्लेशन टारगेट से कहीं नीचे आ चुके हैं, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन सहन किया जा सकता है, लेट द जीडीपी ग्रो, जाने दो लोगों के हाथ में पैसा। तो बेटा जब उनको ऐसा लगता है कि मेरा टारगेट से 4% इन्फ्लेशन का था, हम 3-3.25% इन्फ्लेशन पे घूम रहे हैं, तो वो रिस्क लेता है आरबीआई कि थोड़ा पैसा जाने दो उनके पास। तो उस समय क्या करता है, वो इस रेट्स को गिराना शुरू कर देता है। नाउ दिस रेपो रेट बेटा, इसका एक और नाम होता है रीपरचेज रेट। सुना है कभी ना? क्यों बुलाया जाता है इसको रीपरचेज रेट? क्या बेटा प्रोसीजर समझें, ये लोन कैसे दिया जाता है? दिस इज हाउ इट वर्क बेटा। आरबीआई के पास आप सपोज करें पंजाब नेशनल बैंक है, वो लोन लेने पहुंचता है, मुझे शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे दो। मैंने कहा हाँ मिल जाएगा लोन। उसने कहा जी कैसे मिलेगा? मैंने कहा जी कुछ सिक्योरिटीज रखनी पड़ेगी। मैंने कहा सिक्योरिटीज भी रखनी होती है? कहता और क्या, तुम्हारे पास लोन लेने आते हैं लोग, तुम सिक्योरिटी नहीं लेते? उन्होंने कहा बिल्कुल लेते हैं, लेकिन हम तो बैंक है ना। मैंने कहा फिर आज उस हालत में आ गए हो ना कि लोन मांगना पड़ रहा है, कल इस हालत में भी आ जाओगे कि देने की हालत में ना हो, तो सिक्योरिटीज रख के जाओ। उन्होंने कहा जी क्या सिक्योरिटीज रखूं? उसने कहा कोई आपके पास गवर्नमेंट बॉन्ड्स पड़े हो, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी हो, वो हमें दे जाइए, उसके बदले आप हमसे लोन ले जाइए। आम भाषा में इसको हम कहते हैं गिरवी रख दीजिए। लेकिन आरबीआई बेटा इस तरह से बात नहीं करता। आरबीआई क्या कहता है, अगर आपके पास कुछ सिक्योरिटीज पड़ी हैं पीएनबी साहब, आप वो सिक्योरिटीज मुझे बेच दीजिए। मैंने कहा बेच दूं? उसने कहा हाँ, आप उसकी ओनरशिप मुझे ट्रांसफर कर दीजिए, मैं उसके बदले आपको पैसे दे दूंगा। आम भाषा में बेटा वो लोन नहीं होता, वो सिक्योरिटीज को बेचने की कंसिडरेशन होती है। यानी कि प्रैक्टिकली हुआ क्या बेटा, पीएनबी ने इनको सपोज करें 10 करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज बेच दी, इसके बदले बेटा 10 करोड़ रुपया इनको मिल गया। बेटा कुछ समय बाद पीएनबी ने कहा मेरे पास पैसा वापस आ गया है, ये 10 करोड़ रुपए ले लो और मुझे मेरी सिक्योरिटीज दे दो। उसने कहा दे दो का क्या मतलब होता है? बेचा हुआ सामान वापस नहीं दिया जाता। आप हम बेच के जा चुके हो, हमें सामान वापस थोड़ा देंगे हम तुम्हें ये। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो बैंक हूं। बेटा अब यहां समझिए, यहां अरेंजमेंट अलग होता है। जब हम बेचने की बात करते हैं, वो परमानेंटली बेच के नहीं जाते, वो इस कंडीशन के साथ बेच के जाते हैं कि कल को जब हमें जरूरत पड़ेगी, ये कल को जब मेरे पास सफिशिएंट फंड्स आ जाएंगे, मैं ये सिक्योरिटीज वापस आपसे खरीद लूंगा। एंड दैट इज बेटा वर्ड क्या यूज किया गया है, रीपरचेज कर लूंगा। अब ये रीपरचेज करने बेटा जब पीएनबी वापस पहुंचेगा, क्या कहेगा, सर ये पैसे रख लो, मेरी सिक्योरिटीज मुझे दे दो। मैंने कहा ला पैसे दे। बेटा उसने 10 करोड़ आगे किए। मैंने कहा तू बैंक है सीरियसली? तुझे लगता है मैं 10 करोड़ में वापस बेच दूंगा? नहीं बेटा। उसने कहा फिर कितने चाहिए? उसने कहा 11 करोड़। 11 करोड़ दे तब सिक्योरिटीज वापस करूंगा। मैंने कहा ये कैसे बढ़ गया? वो कहता लोन लेते हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं लगता, ये वही तो है।
तुम मुझसे 10 करोड़ में चीज बेच के गया था, मैं तुझसे 11 करोड़ में वापस बेच रहा हूं। बेटा आप इफेक्टिवली समझें तो ये जो 10% बीच में इंक्रीज हुआ है, दिस इज नथिंग, दिस इज रेपो रेट। जहां आरबीआई ये बताता है मैं इतने रेट पर आपसे आपको चीज रीपरचेज करने का ऑप्शन दूंगा कि आप मुझसे वापस खरीद सकते हैं जिस प्राइस पे आप मेरे को बेच के गए थे उससे 10% ज्यादा पे। इसको हम क्या बोल देते हैं, रेपो रेट 10% है। इसको आसान भाषा में बच्चों को कैसे समझा दिया जाता है, रेपो रेट वो रेट है जो आरबीआई चार्ज करता है फॉर द लोन्स गिवन टू कमर्शियल बैंक। अब आप समझेंगे लोन देने का तरीका थोड़ा सा उल्टा सीधा है। सिक्योरिटीज खरीदी जाती हैं पहले, फिर उन्हीं सिक्योरिटीज को वापस बेच दिया जाता है, बिकॉज वो बैंक वापस रीपरचेज कर रहे होते हैं। जो वो रेट होता है दैट इज नोन एज द रीपरचेज रेट। ऐसे बेटा एक और रेट होता है दैट इज कॉल्ड द बैंक रेट। कोई लंबा चौड़ा अंतर नहीं होता इसके अंदर, सिर्फ थोड़ा सा टर्म बढ़ जाता है। अगर आप बैंक थोड़ा लंबा समय के लिए लोन चाहते होते हैं, लेकिन अगेन गो टू आरबीआई, आस्क फॉर फंड्स फॉर लॉन्गर टाइम, बैंक उनको एक आरबीआई उनको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे देता है, दैट रेट इज नोन एज द बैंक रेट। बेटा इस रेट को डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। यहां बेटा थोड़ा सा कहानी उल्टी होती है, यहां परचेज और रीपरचेज नहीं चलता, यहां डिस्काउंटिंग चलती है। बिल्स की डिस्काउंटिंग सीखी थी 12th क्लास में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते थे, आप लेके बैंक के पास जाते थे, बैंक सस्ते में आपसे लेके उसके बदले पैसे दे देता था। यहां भी यही कहानी है बेटा, आप आरबीआई के पास सिक्योरिटीज लेके जाते हैं 10 करोड़ की, उसके बदले वो आपको 9 करोड़ देता है। इफेक्टिवली थोड़ा सा मेरा 9 करोड़ वापस करने जाते हैं, 10 करोड़ की वापस मिल जाती है। दिस 10% जो स्टार्टिंग में आपको कम दिया, दिस इज बैंक रेट, कि जितने की सिक्योरिटी लाओगे उससे इतनी कम आपको देंगे, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। दोनों में फर्क बेटा, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है लोन के लिए, कंपैरेटिवली लॉन्गर टर्म के लोन के लिए जो रेट चार्ज किया जाता है दैट इज नोन एज बैंक रेट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। रिवर्स रेपो, बेटा वो रेट जो अगर आरबीआई पैसा लेता है या आरबीआई अपना कमर्शियल बैंक अपने पैसा डिपॉजिट कराते हैं आरबीआई के पास, तो आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है उस पैसे के ऊपर दैट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। बेटा ये कहानी उल्टी है। एक दिन ऐसा था जब पीएनबी कह रहा था पैसे दे दो, इसके बदले इंटरेस्ट दूंगा। आज बेटा पीएनबी उल्टी सिचुएशन में है, वो क्या कहता है, बहुत पैसा है मेरे पास, चाहिए तुझे, आरबीआई कहता है दे दे किसी और को दे दूंगा, इंटरेस्ट लगाऊंगा। उन्होंने कहा इंटरेस्ट लगाएगा, कहता है इंटरेस्ट नहीं लगाऊंगा, मैं भी वही खेल खेलूंगा जो तू मेरे साथ खेलता था, सिक्योरिटीज बेच जाओ, पैसे ले जाओ, कल को आना सिक्योरिटीज वापस रीपरचेज कर लेना, उसके बदले पैसे मिल जाएंगे। और लास्ट टाइम तो मुझे क्या कहा था, तुम बैंक हो ना, ज्यादा मैं बेचूंगा, अब मैं भी ज्यादा मैं बेचूंगा वापस। तो मेरे से अगर 10 करोड़ लेके जा रहे हो तो तैयार रहना, 11 लूंगा वापसी में। तो बड़ा प्रैक्टिकल समझे, गेम उल्टी हो चुकी है। तो इसके लिए हम इसको आम भाषा में कैसे समझाना शुरू कर सकते हैं, ये वो रेट है जो आरबीआई ऑफर करता है जब कमर्शियल बैंक उसके पास सरप्लस फंड रखने के ऑफर देते हैं कि हमारे पास सरप्लस फंड रखा जाए। मेरा मार्केट के अंदर मुझे मनी की सप्लाई कम करनी है, रिवर्स रेपो के साथ क्या बर्ताव किया जाना चाहिए, उल्टा है बेटा रिवर्स रेपो। रेपो कैसे उल्टा होता है, रेपो भी तो बढ़ाई थी, रिवर्स रेपो भी बढ़ा देते हैं, फिर इसको रिवर्स रेपो क्यों बोलते हैं, बेटा प्रोसेस उल्टा है। इसका मतलब ये नहीं है उसका ट्रीटमेंट भी उल्टा है, रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ाई जाती है। रीजन बीइंग, ऐसा क्यों होता है बेटा, आप समझें, कमर्शियल बैंक के पास फालतू पैसा पड़ा है, वो उसका क्या करेगा, या तो लोन बांटेगा, बाहर उसको पता है मैं लोन बांटता हूं मुझे 12% मिलता है, आरबीआई क्या कहता है मेरे पास रख दो मैं 8% दूंगा। हमने कहा नहीं 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 बाहर ही दे देता हूं, 12% अच्छा लग रहा है। मैंने कहा नहीं बाहर रिस्क होता है, वो दे ना दे मैं तो दूंगा, तुझे पता है वापस मैं कहां जाऊंगा, मैं तो आरबीआई हूं। मैंने कहा बात तो सही कर रहा है, लेकिन 8% बहुत कम है। उसने कहा अच्छा 10 दूं तो, मैंने कहा हाँ अब रखने की सोच सकता हूं, क्योंकि मैं 2% छोड़ दूंगा शायद उस रिस्क को छोड़ने के लिए जो मैं बाहर लोन बांटूंगा तब। उसने कहा 10 भी कम है, उसने कहा 10.5 दूं तो। थोड़ा प्रैक्टिकल समय, जैसे जैसे ये रेट बढ़ता चला जाएगा बैंक के अंदर क्या इच्छा आएगी, छोड़ बाहर कौन पैसा दे, आरबीआई के पास से रख लेते हैं। और बैंक यही, आरबीआई यही चाहता था
आप बाहर पैसा ना दें। इसलिए समझेंगे जब वो रिवर्स रेपो बढ़ाता है वो लालच देता है कमर्शियल बैंक को, छोड़ो कहां जा रहे हो बाहर दुनिया को पैसे बांटने, दुनिया में अजीब अजीब लोग पड़े हैं, पैसा दे ना दें, मैं बैठा हूं ना सेफ एंड साउंड, मेरे पास रख दो, मैं देता हूं इंटरेस्ट। बड़ा आप समझेंगे इस केस में भी अगर आपने मार्केट में मनी की सप्लाई गिरानी है, यू आर लेफ्ट विद एन ऑप्शन, आप रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दें। जैसे ही रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा बैंक्स अपने फंड्स आपके पास रखना शुरू करेंगे, जब वो फंड्स आपके पास रखना शुरू करेंगे दे विल बी लेफ्ट विद लेसर फंड्स टू डिस्ट्रीब्यूट एज लोन्स। आपका काम बन गया, मार्केट में लोन कम जाना शुरू हुआ, मनी सप्लाई गिरनी शुरू हुई, मनी सप्लाई गिरनी शुरू हुई, डिमांड डाउन जाएगी, डिमांड डाउन जाएगी, आपका प्राइजेस डाउन जाएंगे, इन्फ्लेशन गोज डाउन। एंड द लास्ट वन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये कैसे काम करते हैं बेटा? यहां आरबीआई डायरेक्ट जनता से बात करता है, वो कहता बहुत कर ली बैंकों के थ्रू बात, डायरेक्ट उन लोगों से बात करते हैं जिनके हाथ में पैसे हैं। बेटा एक चीज समझें आप, अभी तक आपने जो रेपो रेट पढ़ा, रिवर्स रेपो रेट पढ़ा, सीआरआर पढ़ा, एसएलआर पढ़ा, आप सब बढ़ा रहे हैं। किस लिए? सर मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। मैं क्यों कम करना चाहते हो? वो कहता है लोगों के हाथ में ना बहुत पैसा है, खर्च किए चले जा रहे हैं, इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन है। मैंने कहा तेरे सीआरआर बढ़ाने से, एसएलआर बढ़ाने से, रेपो रेट बढ़ाने से, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देने से क्या लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाएगा? उसने कहा हाँ, बैंक लोन कम देंगे, पैसा कम होगा। मैंने कहा ये तो फ्यूचर की बातें हैं, आज जो लोगों के हाथ में फालतू पैसा है वो कैसे कम हो जाएगा? समस्या तो आज है। तुम क्या कह रहे हो? आदमी को बड़ा हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, उसको क्या कह रहे हो? जॉगिंग करनी चाहिए। वो कहता आगे से कर लूंगा भाई, आज की समस्या का सोल्यूशन बता। बेटा ये तो फ्यूचर के प्लान्स हैं कि सीआरआर कम कर लेंगे, एसएलआर कम कर लेंगे। समस्या आज आपके सामने खड़ी है जहां पैसा ज्यादा है मार्केट के अंदर। अब इसके लिए बैंक क्या करता है? देखो इन लोगों को अपने आप आएंगे पैसा देने के लिए मुझे। मैंने कहा जी ऐसा क्या कारनामा करने वाले हो? वो कहता है देखो अभी मैं क्या करता हूँ। मार्केट में वो क्या करता है? वो मार्केट में बॉन्ड्स इशू करता है। मैंने कहा ये बॉन्ड से क्या होगा? वो कहता है मुझे पैसे दे जाएं, मेरे से एक बॉन्ड ले जाए। मैंने कहा बॉन्ड क्या होता है? एक कागज का टुकड़ा होता है जिसमें वो प्रॉमिस करके देता है इतने साल के बाद आपको इतने % इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस कर दूंगा। मैं तुम्हें क्यों दूं? बेटा वो मार्केट रेट से कई ज्यादा इंटरेस्ट देना शुरू करता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रखता है, आपको लालच आता है। आप कहते हो छोड़ यार गाड़ी अगले साल खरीद लेंगे, 12% इंटरेस्ट दे रहा है, वो भी आरबीआई जहां पैसा पूरी तरह से क्योर है। छोड़ बेटा गाड़ी अगली बार तू एक साल बस पे और स्कूल जा, गाड़ी अगले साल। बन गया बेटा आरबीआई का काम। आरबीआई क्या चाहता था? आप डिमांड गिराएं मार्केट के अंदर, पैसा उसको दे जाएं। बेटा आप क्या करेंगे? अपना सरप्लस पैसा उसको जमा कराएंगे, आरबीआई उसके बदले आपको एक कागज का टुकड़ा पकड़ा देगा, ले जाओ। ऐसे बेटा सारे लोग अपना सरप्लस पैसा ले लेके आ रहे हैं बॉन्ड्स खरीदने के लिए। आप समझेंगे मार्केट के अंदर अगर मनी की सप्लाई गिरानी है, आरबीआई क्या करेगा? बेटा मार्केट में बॉन्ड्स सेल करने शुरू करेगा। जब वो सेल करेगा लोग उसको परचेज करेंगे, लोग परचेज करेंगे तो पैसे देंगे, पैसे देंगे तो पैसा आरबीआई के पास जाएगा, पैसा बैंकों के पास जाएगा तो इकोनॉमी से कम होगा, इकोनॉमी से कम होगा, इन्फ्लेशन नीचे गिरेगा। अगर उल्टा करना हो तो वो क्या कहता है? वो थोड़े समय पहले आपको कागज के टुकड़े दिए थे। मैंने कहा बिल्कुल दिए थे। वो कहता, मैंने कहा जी वो 1 साल के बाद की बात हुई थी। वो कहता आज ही दे दो। मैंने कहा उससे क्या होगा? वो कहता कितने दे के गए थे आप? मैंने कहा था जी मैं आपको ऐसे ऐसे ना 10,000 रुपए दे के गया था, इतने का बॉन्ड था, आपने कहा था 1 साल बाद 12% मिलेंगे। मैंने कहा मैं आज ही अगर तुम्हें उससे ज्यादा इंटरेस्ट दूं तो वापस करोगे? मैं बिल्कुल करूंगा, मुझे क्या, मुझे बड़ा प्यार है इस कागज के टुकड़े से। उन्होंने कहा लाओ दो, ये पकड़ो पैसे। मैंने कहा वैसे ऐसा क्यों कर रहे हो? कहता तुम बड़े गरीब टाइप के लगने लग गए हो, ये रखो पैसे, जाओ गाड़ी खरीदो, क्योंकि मुझे मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ानी है। तो बेटा समझें डिपेंड करते हैं आरबीआई किस माहौल में बैठा है। अगर वो इस मूड में बैठा है कि मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ानी है, इन्फ्लेशन टारगेट्स मीट हो चुके हैं, वो अपने वापस वो बॉन्ड जो उसने सेल किए थे वो मार्केट से परचेज करने शुरू कर देता है, ले जाओ अपने पैसे, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। और अगर उसको लगता है पैसे ज्यादा हैं, वो बॉन्ड सेल करके पैसा मार्केट से उठाना शुरू कर देता है। देन दिस इज द लास्ट ऑप्शन जो आपके पास होते हैं। एक बार समराइज कर दें उन बच्चों के लिए जिनको यहाँ दर्द होता है जोर डालने पे, रटें जो अब तक हम करते आए हैं। बेटा अगर इन्फ्लेशन कम करनी है, सारे रेट्स बढ़ते हैं, सीआरआर बढ़ती है, एसएलआर बढ़ती है,
रेपो रेट बढ़ती है, बैंक रेट बढ़ती है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ती है, ओपन मार्केट के साथ क्या होता है, सेल किया जाता है। बाकी उल्टा, एक रट लें, बाकी तो हम माहिर हैं सब में से चीजें निकालने के लिए, यहां जोर डालें तो ज्यादा अच्छा है, कब तक रटते रहेंगे। चलिए इसके बाद एक बार क्वालिटेटिव की बात कर लें। क्वालिटेटिव में वी आर लेफ्ट विथ 3 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस होते हैं बैंक के पास। फर्स्ट वन इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, second one is called credit rationing, third one is called moral suasion। कहीं पर moral persuasion लिखा हुआ है, कुछ जगह moral suasion लिखा हुआ है, दोनों का एक ही मीनिंग है। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? what are margin requirements? बेटा लोन लेते समय गवर्नमेंट बैंक आपसे एक सिक्योरिटी मांगता है। आप हाउस के लोन, आप कहते हैं मुझे, मैं अपना घर गिरवी रखना चाहता हूं, इसके अगेंस्ट मुझे लोन दे दें। बैंक क्या जितने का घर होता है उतने का लोन देता है? बहुत कम देता है बेटा, 70% 60% के ऊपर लोन देता है। दिस डिफरेंस इज नोन एज मार्जिन रिक्वायरमेंट, कि आपके असेट का कितना परसेंट वैल्यू वो मार्जिन के रूप में रख लेता है। मार्जिन का मतलब क्या होता है? वो समझ के चलता है कि आज प्रॉपर्टी इतने की है, एक तो लोन की फिगर बढ़ेगी कल को इंटरेस्ट की वजह से, ठीक है जी, वो आप पे करोगे, बराबर तो वैसे भी नहीं देना चाहिए, कॉमन सेंस बताती है आपको वो देना चाहिए जो इंटरेस्ट के साथ उसके बराबर बैठे। वो कहता है खुदा ना खास्ता प्राइस गिर गया मार्केट में, तब किसके पीछे भागूंगा, प्रॉपर्टी पुरानी हो जाएगी। वैसे बेटा प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं, लेकिन अगर डिमोनेटाइजेशन जैसा भूकंप आ जाए कभी तो गिर भी जाते हैं। तो बैंक को भी पता होता है, पता नहीं कल कौन सा प्रधानमंत्री दोबारा टीवी पे प्रकट होए और कहे मुझे भी नोट बंद करने हैं, तो हमारी तो जो ये प्रॉपर्टियां पड़ी हुई हैं जिनके अगेंस्ट हम लोन दे के बैठे हैं, इनके प्राइसेस गिर जाएंगे। और अगर इनके प्राइसेस गिर जाएंगे तो हम पैसा रिकवर कैसे करेंगे? वो पहले ही सेफ होकर चलते हैं। कितना गिर जाएंगे? 30%, 40%, मैं पहले ही 70% के बराबर लोन देता हूं। दिस इज नोन एज मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब होता क्या बेटा, मेरे पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं बैंक के पास जाता हूं, लोन दे दोगे? उन्होंने कहा हाँ दे दूंगा। मैंने कहा कितना? मैंने कहा, वो कहता है 70 लाख। मैं अच्छा ठीक है बेटा, थोड़े दिन फिर जाता हूं, मैं कितना? वो कहा 60। मैं कहा क्यों, 10 दिन में क्या, पिछले 10 दिन में क्या हरकत हो गई? उसने कहा पीछे से ना आरबीआई ने कहा है अब 40% मार्जिन रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। बेटा मैंने कहा चलो फिर बताऊंगा। बेटा थोड़े दिन बाद गया, उसने कहा 50। मैं मजाक करना बंद कर दे, मेरा 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तुमको 50 लाख देने को शर्म भी आती है देते हुए इतना कम पैसा? मुझे नहीं चाहिए तेरे से लोन। बन गया बेटा आरबीआई का काम। आरबीआई क्या चाहता था? लोग लोन ना लें। लोग लोन ना लें तो क्या करने की जरूरत है? आप उनकी सिक्योरिटी की वैल्यू इतनी गिरा दो तो खुद शर्म आए, यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट 50 लाख का लोन लेके आ रहा हूं, दुनिया मुझे बेवकूफ कहेगी। तो जैसे जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ाते चले जाते हैं, उतना ज्यादा लोग पैसा ना लेने के लिए, लोन ना लेने के लिए मजबूर होते चले जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी के कॉरस्पॉन्डिंग लोन गिर जाता है जो फिगर आप देने वाले होते हैं। और जैसे ही लोन की फिगर गिरती है, मार्केट में मनी की सप्लाई गिरती है, मनी की सप्लाई गिरती है, फिर वही सारी कहानी, डिमांड गिरेगी, प्राइसेस गिरेंगे, इन्फ्लेशन गिरनी शुरू हो जाएगी। दैट इज व्हाट मार्जिन रिक्वायरमेंट इज। तो अगर आपने मार्केट के अंदर फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दीजिए। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मार्जिन दैट यू वांट टू कीप और इंस्ट्रक्ट द बैंक टू कीप लार्जर मार्जिन। आपका काम बन जाएगा। किनसे मांगती है बेटा सिक्योरिटी? बेटा क्रेडिट रेशनिंग की जब हम बात करते हैं, क्रेडिट रेशनिंग एक तरह का सिस्टम होता है बेटा, आरबीआई इंस्ट्रक्शंस पास करता है कमर्शियल बैंक्स को कि आपको कुछ सेक्टर्स को लोन सस्ता देना है, कुछ सेक्टर्स को लोन इजी टर्म्स पे देना है। बेटा जैसे बैंक पीछे से इंस्ट्रक्शन आ जाती है आरबीआई की तरफ से कि आप फार्मर्स को लोन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को चलाने वालों को लोन सस्ता दे दें। बेटा बैंक को कोई शौक नहीं होता ये करने का, लेकिन क्योंकि आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस हैं वो उनको फॉलो करता है कि हम इस पर्टिकुलर सेक्टर में ग्रोथ देखना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर सेक्टर में हम चाहते हैं कि बिजनेस सेटअप हो, तो इनके लिए टर्म्स इजी कर देनी चाहिए। दिस इज व्हाट क्रेडिट रेशनिंग। रेशनिंग क्या होता है बेटा? सामान किसको कितना देना है डिसाइड करना।
आरबीआई यही डिसाइड कर रहा होता है कि इस तरह के सेक्टर वाले बिजनेस को लोन ज्यादा दे देना, इन लोगों को लोन देना बंद कर दो, ये सेक्टर सही काम नहीं कर रहा, दैट इज व्हाट क्रेडिट रेशनिंग। बेटा जब ये फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस के रूप में आती है ऊपर से, तो ये क्रेडिट रेशनिंग कहलाती है। कई बार बेटा इस बात को फॉर्मली लिख के नहीं बोलता आरबीआई कि फलाने बिजनेसमैन को लोन मत देना, वो अनऑफिशियली और बैंक को एक इंस्ट्रक्शंस पास कर देता है कि इनको थोड़ा लोन देख के देना। मैंने कहा देख के देने का क्या मतलब होता है? मैं समझते हो तुम देख के देने का क्या मतलब होता है, सिक्योर्ड नहीं है। क्या मेरे लिए मानना बाध्य होता है? आई एम बाउंड टू एक्सेप्ट गो बाय इट? नहीं, क्योंकि लिखित में नहीं है बेटा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या बैंक मानते हैं? यस। क्यों मानते हैं बेटा? क्योंकि आरबीआई उनसे सुपीरियर है। आपको आरबीआई की जरूरत पड़ती रहती है टाइम टू टाइम। तो आरबीआई जो आपसे चाह रहा होता है, भले वो ऑफिशियली चाहे या रिक्वेस्ट की फॉर्म में बताए, गाइडेंस की तरीके से आपको राय दे रहा हो कि ऐसा कर लो आपके लिए अच्छा है, आप समझ जाते हैं राय है, लेकिन ये है तो कमांड ही है, राय की पैकिंग में आ रही है। जैसे बेटा घर पे राय आती है, बेटा 8 बजे घर आ जाया कर, राय होती है। लेकिन आपको समझ आ रहा होता है ना जाऊं तो फिर रोटी तो मिलनी नहीं है, रात को पापा ने बोला है, तो आप उस राय को मान लेते हैं। ऐसी राय बेटा आरबीआई भी दे देता है ऊपर ऊपर से कई बार कि सुन ले मेरी, मैं ये कह रहा हूं। मॉरली बेटा गाइडेंस के रूप में आती है, तो उसका मॉरल परसुएशन बोलते हैं। दे आर नॉट, बैंक्स आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू फॉलो इट, बट प्रैक्टिकली आप समझते हैं मोस्ट ऑफ द बैंक्स फॉलो जो उसकी तरफ से आती है। सो दीज आर वेज बेटा क्वालिटेटिव जो मेजर्स हैं, दीज आर नॉट गिवन इन स्टडी मटेरियल, सो डोंट एक्सपेक्ट एनी क्वेश्चंस फ्रॉम देम। ये क्वेश्चंस के अंदर नहीं आएंगे। दैट इज इट फॉर टुडे, वी आर डन फॉर टुडेज क्लास।